है। आज जो है हम सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग हो, जो हमारे सूचना के अधिकार अधिनियम के चैप्टर 3 और 4 में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उतना समझने के लिए हम ने ये कार्यक्रम नहीं रखा है। आज की प्रशिक्षण शाला है वास्तविकता में इस बात को समझने के लिए कि हम इस सूचना के अधिकार में क्या अपेक्षाएं रखते हैं सूचना आयोगों से, वास्तविकता में सूचना आयोग की जरूरत क्या थी, क्यों सूचना आयोग जो है अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से बच रहा है या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है, वास्तविकता में एक्ट में उसके लिए क्या क्या कृत्य, कर्तव्य, शक्तियां और किस किस समय पे किन प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया गया है, उसके बारे में। और इस सबसे बड़ा सवाल इस बात को समझने के लिए कि ऐसा क्या था, ऐसा क्यों था कि इस कानून में 2019 को अमेंड किया जाता है, कानून के उन उपबंधों को या उन प्रावधानों को नहीं छेड़ा जाता है जिससे सूचना का अधिकार सीधे तौर पर सरकार कमजोर करने के लिए उन प्रावधानों में बदलाव कर सकती थी, बल्कि उन प्रावधानों को बदला जाता है या उन प्रावधानों में एक तरकीब दिखाई जाती है जो सूचना आयोग को कमजोर करते हैं, जो सूचना आयोग की शक्तियों को और औकात को नीचा दिखाते हैं। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया था कि एकाधिक मतलब अचानक से 2019 में उस सूचना आयोग को क्या सरकारी खजाने में पैसों की इश्यूज थी या किस तरीके से उनको समय काल या किसी भी चीज में जो संशोधन करना पड़ा वो क्यों करना पड़ा? कभी आप लोगों ने इस विषय पे कभी किसी ने ना सवाल किया, ना चर्चा की, ना कभी समझने की कोशिश की। आखिर में जब रमेश जी ने मार्च में हम लोगों के जरिए से ईमेल करवाया, हम लोग जब इस विषय को चर्चा में लेके आए कि आखिर सूचना आयोगों की वास्तविक शक्तियां क्या है, कर्तव्य क्या है, कृत्य क्या है, उसके बाद से लोग थोड़ा सा इन चीजों को समझने की गौर किए, लेकिन उससे पहले नहीं समझना चाह रहे थे। क्यों? एक्चुअली मैं हमेशा अपने साथियों को बोलता हूं कि सिर्फ वो चीज मत देखें जो एक्ट में लिखा है, सिर्फ वो चीज मत देखें जो हमको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको बताया वही जा रहा है जहां हमको ध्यान किसी और चीज से भटकाना है। हमको वो चीज नहीं बताई जा रही है जो चीज वास्तविकता में सीधा संबंध रखती है मामलों से। तो आज जो है मैं बहुत बड़ी चीजों पे चर्चा करने वाला हूं। आज मैं इस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि जब किसी दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है और किसी को न्याय पाने की जरूरत होती है तो वो पहले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जाता है, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो सेशन कोर्ट जाता है, सेशन कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है तो वो उच्च न्यायालय जाता है, उच्च न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता है तो सर्वोच्च न्यायालय जाता है। ठीक है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय को अपने झगड़े के निपटारे के लिए इतिहास में पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय को इतिहास में पहली बार अपने नीचे के उच्च न्यायालय पर न्याय के लिए आना पड़ा, उस झगड़े को निपटाने के लिए आना पड़ा, तो वह कारण भी सिर्फ आरटीआई एक्ट था। इस पर भी हम बात करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर बात करेंगे जो आपने शायद ही कभी पहले उन पर विचार किया हो सकता है कि कुछ लोगों ने विचार किया भी हो, उससे वाकिफ भी हो, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं जो है सेशन को शुरू करता हूं और सेशन की शुरुआत में सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग पहले एक बेसिक नजर मारते हैं। बेसिक नजर इसलिए मारते हैं क्योंकि जो इस एक्ट के अदर जो प्रावधान है, जो सूचना आयोग के लिए रिलेटेड प्रावधान है, उस पर हमको चर्चा करने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो हम लोग आज तक तो सिर्फ इतना ही पढ़ते और समझते आए हैं कि जब सेक्शन हम 12(1) और 15(1), क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि मोटा मोटी जो केंद्रीय सूचना आयोग के अध्याय 3 में और अध्याय 4 में जो राज्य सूचना आयोग के में लिखा है, लगभग लगभग कुछ जगह तक सिमिलर है। ठीक है, लगभग सिमिलर ही है।
सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का अंतर है, और कुछ तथ्यों या उनके रिलेटेड पावर से रिलेटेड कुछ चीजों के अंतर है, बाकी लगभग सेम ही है। तो क्या बोलता है सेक्शन 12(1) और 15(1)? हम 12(1) को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने ऑन स्क्रीन है 12(1), अध्याय 3, केंद्रीय सूचना आयोग। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। केंद्रीय सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी और नोन एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन एंड टू परफॉर्म फंक्शन असाइन्ड टू इट अंडर दिस एक्ट। जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरे 12(1) के अंदर में, 12(1) के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वह ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाए। ठीक है। और इस पर अगर आप लोग साथियों को मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिए, एक्चुअली स्क्रीन जो है बदल जा रही है हाथ से टच करने पर। प्लीज 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट करें। मैं आपको लेके आता हूं वापस प्रियम्बल में, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसके प्रियम्बल में लाना चाहता हूं और उस बात को जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम कानून को समझ रहे हैं, लॉ को पढ़ने का तरीका समझ रहे हैं, तो आप इंटरप्रिटेशन के लिए जो तरीके हैं उसको भी जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे तो मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति जीपी सिंह थे, जो न्यायपालिका के इतिहास के वो पुरुष हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ स्टेटरी इंटरप्रिटेशन। मतलब उन्होंने जो किताब रखी थी उसका उपयोग जो है लगभग सभी न्यायालय और न्यायाधीश करते हैं, और उसमें उन्होंने एक बात बोली कि किसी भी विधान की भूमिका उस कानून के प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य को स्पष्ट करती है, या एक आधारभूत सिद्धांत है कि जब कभी भी विधान की भाषा स्पष्ट ना हो, विधान की भूमिका से उसे स्पष्ट करने के लिए सहारा लिया जाना चाहिए, तो आपको प्रस्तावना पर जोर देना है, आपको प्रस्तावना को समझना है। तो जब आपके पास सेक्शन 12(1) और 15(1) क्या बोल रहे थे कि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए हों। और प्रियम्बल क्या बोलती है इस पर? प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय लोक सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियमन है। चूंकि ये एक पैरा के अंदर में है और इस पैरा के अंदर में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग होंगे, और वो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का जो अधिनियमन होगा वह इस कारण से होगा कि प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी जो काम कर रही है, जो उसके कार्यकरण है, उसमें पारदर्शिता आए, उसमें उत्तरदायित्वों का जो है बढ़ावा मिले, उनका संवर्धन हो, सुधार हो, और उन लोक प्राधिकरणों में
नियंत्रणाधीन जितनी भी सूचनाएं वहां पर हो, उसको नागरिकों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सके, उस व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल जो पद्धति होगी, उसकी जो प्रोसेस होगी, उसको कराने के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन करने की बात की गई। और हम लोग पहले पैरा को हम अपने अधिकारों के तौर पर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पैरा दिए हैं और हर पैरा अपने आप में एक स्वतंत्र पैरा है। और हमको लॉ को पढ़ना है तो लॉ के हिसाब से ही इंटरप्रेटेड किया जाएगा, हम उसे अपने मन से नहीं कर सकते। तो जब इसने शुरुआत की, तो जो शुरुआत होता है ना, वो शुरुआती चरण ही इस बात को, किसी भी प्रियम्बल को या किसी भी एक्ट को ये बताने के लिए काफी होता है कि कहां पर किस चीज का कितना बड़ा रोल रहने वाला है। तो यहाँ पर पूरा रोल जो है, पूरा पावर जो है, वो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग तक है। तो आप कभी भी सेक्शन 12(1) और 15(1) के साथ में आप जब भी प्रियम्बल को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयोग की अहमियत इस एक्ट के लिए क्या है। अब उसके बाद हम वापस आते हैं 12(2) और 15(2), दोनों सिमिलर है, बस आप समझने के लिए समझें। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। उसके जो सब क्लॉज है, क्लॉज है, क्लॉज ए क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये हिंदी इंग्लिश का अंतर है। यहाँ पे लिखा हुआ है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त, एंड such number of central information commissioner not exceeding 10 as may be deemed necessary, और 10 सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। मतलब केंद्रीय सूचना आयोग का जो अर्थ होगा, जो परिभाषा होगी, जो मिलकर बनेगा, जो उसका गठन होगा, वो तभी संभव है जब वहां पर एक मुख्य सूचना आयुक्त हो और उसके लिए उतने सूचना आयुक्त उसके साथ हो जितने आवश्यक समझे जाए। उसकी मैक्सिमम लिमिट बस तय की है कि 10 होंगे, लेकिन यहाँ पर जो परिभाषा है, वो परिभाषा इतनी सुस्पष्ट तौर पे रखी गई है कि सूचना आयोग जो है, वो उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त का होना जरूरी है। मतलब अगर मुख्य सूचना आयुक्त ना हो, तो कोई भी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस एक्ट के अंदर में वो लीगल पावर नहीं रखती जो उससे अपेक्षाएं की जा सकती हैं। मतलब आप बोलें कि किसी स्टेट में या सेंट्रल में, और ऐसा कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब आप देखेंगे या तो मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं, या मुख्य सूचना आयुक्त और एक आध या ना के बराबर सूचना आयुक्त रहे हैं। ठीक है, अगर ना के बराबर सूचना आयुक्त रहे हैं तो भी वो सूचना आयोग की परिभाषा को पूरा करता है, लेकिन अगर मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहा है तो वह इस एक्ट के प्रावधान का वंचन है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुख्य सूचना आयुक्त होना कंपलसरी है। हम इसके बाद आते हैं इसके 12(3) में और 15(3) में। सॉरी, ये फिर से हिल गया। देखिए, आप लोग ना इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि मैं भी ना इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो चीजें आप पहले ध्यान नहीं दिए हैं। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा समझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए हैं। इस कारण से वह चीजें आपके दिमाग से स्केप कर रही हैं। और मुझे उन जो चीजें हैं जो आपको ध्यान पे रहनी चाहिए, उसी चीजों को ध्यान में लाने के लिए ये रिमाइंडर मैं आप लोगों को करता हूँ, रिमाइंड करने का काम करता हूँ। एक्चुअली उसका लाभ मुझे भी होता है। ठीक है, अब
सेक्शन 12(3) और 15(3), अरे यार, वन सेकेंड, मैं अब जो है ना स्क्रीन को, आप लोग अपने तरफ से ही उसको फैला लें स्क्रीन को देखने के लिए, मैं अपने तरफ से नहीं फैला रहा हूँ। तो आप 12(3) देखेंगे, वहां पर लिखा है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। वहां पे ये नहीं लिखा कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, यहाँ पर वर्ड है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। मतलब सबसे पहली बात आप इस चीज को समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि सूचना आयुक्त जो है बने हुए हैं और उसमें से किसी एक को मुख्य सूचना आयुक्त आपने मनमाने तरीके से बना दिया। मुख्य सूचना आयुक्त का सेपरेट वो होगा, पहचान होगा, और सूचना आयुक्तों का सेपरेट होगा, है ना। यही पढ़ने से समझ में आ रहा है, जो पढ़ने से समझ में आ रहा है, जो स्पष्ट हो रहा है एक्ट के प्रावधानों में, हमको वही समझना है, ठीक है। नियुक्ति, दूसरी बात फिर उसमें क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। आप जब सेक्शन 12(3) पढ़ेंगे तब राष्ट्रपति पढ़े, जब राज्य सूचना आयोग के लिए पढ़ेंगे तब वहां पे 15(3) में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। तो उस पे क्या बोला है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इंग्लिश में क्या लिखा है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ये जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा होगी। किसके, एक रिकमेंडेशन आएगा कमिटी के द्वारा, वो कमिटी में कौन होंगे, अब इस चीज को समझते हैं। 12(3) बोलती है कि पहले नंबर पे प्रधानमंत्री जो समिति के अध्यक्ष होंगे, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री बोल दिया है। राज्य सूचना आयोग के लिए स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री बोल दिया है, ठीक है। तो ये अध्यक्ष बतौर कंपलसरी है, मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां पे मुख्यमंत्री नहीं है किसी स्टेट में, और मान लीजिए कि वहां पे कानून लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहां पर ऐसी परिस्थितियों पर नहीं होगा। मतलब ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो और उनकी अध्यक्षता में हो। दूसरा पॉइंट बोलता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। वैसे ही जब आप स्टेट के लिए जाएंगे तो विधानसभा का विपक्ष का नेता, ये कंपलसरी बताया गया है। अब यहाँ पे नीचे में एक्सप्लेनेशन में इस बात को भी वो कर दिया गया है बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत दूर की सोच रखते हुए इस बात को लिखा गया है। जो चीज झारखंड में नहीं की गई, इस कारण से वहां पे आज तक सूचना आयोग नहीं गठित हो पाया। इसमें लिखा है कि शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जो जहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह नेता के विपक्ष का नेता समझा जाएगा। हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष के चुनने के लिए 1/3 सीट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए हैं तो असेंबली का अगर 1/3 उनके पास सीट्स नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए हैं, तो विपक्ष के जो सबसे बड़े दल होंगे, 3-4 दल हैं उसमें से जो विपक्ष में बैठे हुए, उनमें से जो सबसे अधिक मेंबर्स वाला जो दल होगा, उनका जो भी नेता होगा या उनके द्वारा जिसको भी नेता माना जाएगा, उस नेता की उपस्थिति। तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, यही बात स्टेट के लिए कैबिनेट मिनिस्टर में से नामांकित एक मंत्री, ठीक है। तो एटलीस्ट कमेटी में ये 3 लोग होंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है, जितने भी लोगों का चयन जो है, वो पॉलिटिकल तौर पे हो रहा है, पॉलिटिकल एजेंडे पे होता है, पॉलिटिकल व्यू पर होता है। कोई भी चयन जो हो रहा है
वो निर्णय सारे जो हैं अप्रत्यक्ष तौर पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ले रहे हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे एक जो पैटर्न है, हम देश को चलाने के लिए जो प्रेसिडेंशियल जो प्रणाली हमारे लोकतंत्र में बनी हुई है, उसके अंदर में हम सिर्फ उनके पास अनुशंसा के लिए भेज रहे हैं। और 101% आज तक यही होते आया है कि जितने भी रिकमेंडेशंस नाम की गई है, राज्यपाल या राष्ट्रपति ने उसको लौटाया नहीं है। लेकिन उनके पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकते, क्योंकि अपॉइंटेड प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, अपॉइंटेड राष्ट्रपति और राज्यपाल कर रहे हैं। इन सब का जो मैं अभी शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब आगे आप महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रोल जो मैंने डिफाइन कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, मैं साथी जो हैं कुछ अनम्यूट हो रहे हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि वो अनम्यूट ना रहें। अगर कोई बात रखनी होगी तो चैट बॉक्स में लिखते जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ही आवाज बेहतर और समझने में आसानी हो मिले और आवाज बेहतर मिले। अब क्या बोल रहा है, अब इसके बाद है सेक्शन 12(4) और 15(4), ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। तो ये बोल रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी। The General Superintendent's Direction and Management of Affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner, who shall be assisted by Information Commissioner, and maximum exercise all such power, do such act and thing which may be exercised to done by Central Information Commission autonomously without being subjected to direction by any other authority under this act. ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है। ठीक है, इन बातों को अब जो है ना एकदम सीरियस हो जाए, एकदम कान खड़े कर लीजिए, आंखें बड़ी कर लीजिए और गौर से वापस चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने सेक्शन 12(4) नहीं समझा, 15(4) नहीं समझा, तो फिर आज का चैप्टर आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो सबसे पहले 12(4) और 15(4) को समझ लीजिए। 12(4) और 15(4) क्या बोल रहा है? वह ये बोल रहा है, आप लोग अपने तरफ से स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा, अगर क्योंकि मेरे यहाँ इस तरफ से हिलाने से आगे बढ़ जाता है कई बार। सबसे पहली बात उसने बोला कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। मतलब ये जो काम है ये सब करने के लिए जो उसका मैनेजर होगा, चाहे डायरेक्टर होगा, चाहे उसका सुपरिटेंडेंट होगा, वह कौन होगा? वह होगा मुख्य सूचना आयुक्त, जिसकी सहायता, मतलब अब इन सब काम को करने के लिए सहायता कौन करेगा? जिसकी सहायता कौन करेंगे? सूचना आयुक्त, चाहे केंद्रीय सूचना आयुक्त हो चाहे राज्य सूचना आयुक्त हो। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है इस एक्ट के अनुसार सुपरिटेंडेंट भी है, मैनेजर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, सभी वही है ना। और उसकी मदद के लिए सूचना आयुक्त है, और ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा। मतलब ऐसी, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? सभी शक्तियों। देखिए इंग्लिश में ही पढ़ दूं,
and may exercise all such power and do all बार बार all आ रहा है ना, all such acts and the things। ठीक है, मतलब जितनी भी सूचना आयोग को ऐसी सभी शक्तियां और बातें कर सकेगा जो इस एक्ट में दी गई हैं, इस एक्ट के अनुसार हैं, ठीक है, इस एक्ट के अधीन है, स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। इसके लिए मतलब कोई इनकी कोई बंधन नहीं दी गई है। आप समझ रहे हैं आप लोग इस बात को कि कितना महत्वपूर्ण बात कहा है। आप लोग 12.4 को और 15.4 को गंभीरता से पढ़ें। अगर आप 12.4 और 15.4 को नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब इस सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन और मैनेजमेंट के पीछे उसके क्या-क्या काम होंगे, कभी समझने की कोशिश हमने किया इस एक्ट के अधीन में कहां-कहां पर ऐसे कौन-कौन से काम होंगे जो सूचना आयोग को करना चाहिए, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य हो। मैं देखिए दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूं क्योंकि दोनों बातों को बार-बार रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहली बात, हम इस बात को तो अच्छी तरह मानते हैं कि सूचना आयोग भी एक पब्लिक अथॉरिटी है और उसको भी वो काम भी करने हैं जो एक पब्लिक अथॉरिटी को भी करना है। सूचना आयोग जब सिविल कोर्ट की भूमिका में होगी तब वो एक न्यायालय भी है और उसको वो काम भी करना है जो एक न्यायालय, एक न्यायपीठ को करना चाहिए। एक अपीलेंट अथॉरिटी भी है जिसको वो सब काम करने जो एक अपीलेंट अथॉरिटी को करने चाहिए। अब चूंकि अब पहला इसमें एक बात आया कि यह एक पब्लिक अथॉरिटी भी है। पब्लिक अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए, जिस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीन, हेलो, ये जो तीनों स्टेप है वो पूरे राजतंत्र को और जनता के साथ बीच में चलाने के लिए कोऑर्डिनेटर की भूमिका पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे सेना वेना और अदर चीजें भी हैं, लेकिन जो जनता से सीधी लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर में ये तीन जो चीजें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सूचना आयोग का जो आयुक्तों का जो चयन होता है, जो सूचना आयोग की परिभाषा है, जो गठन है, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इस कारण से ये लोक प्राधिकरण में सीधे तौर पे, हालांकि न्यायपालिका भी जो है लोक प्राधिकरण है, कार्यपालिका भी लोक प्राधिकरण है, लेकिन हम हिरार्की के हिसाब से देखें तो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इसके भुगतान और कार्यों के संबंध में जो भी नीति बनी हुई है वो कार्यपालिका के अंदर में बनी हुई है। उपभोक्ता मंच को देखेंगे तो हम हमेशा देखेंगे उपभोक्ता मंच को एक आप लिखा देखेंगे न्यायालय जिला उपभोक्ता मंच, लेकिन क्या न्यायालय सूचना आयोग ऐसा लिखा आप लोग देखते हैं? वो बात अलग है कि कोर्ट रूम, कोर्ट ऐसा लिखा हुआ हमने कई बार डिस्कशन में लिया है कि कई आयुक्त द्वारा अपने बाहर कमरों के बाहर जो है अपने आप को कोर्ट रूम नंबर ऐसा लिखा होता है। अब कोर्ट की जब हम परिभाषा पढ़ने जाते हैं तो कोर्ट की परिभाषा न्यायालय नहीं होती। कोर्ट की परिभाषा बहुत सारे डिक्शनरीज में अलग-अलग है। उसको तो एक खेल का प्रांगण और मैदान भी परिभाषा में बताया गया है। तो वास्तविकता में यह एक खेल का मैदान है और जो उनका कोर्ट रूम वो लिखते हैं, अगर वो कोर्ट रूम खेल के मैदान बताते हुए लिख रहे हैं तो गलत नहीं लिख रहे हैं, और अगर वो कोर्ट रूम अपने आप को न्यायालय बताते हुए लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि इनकी हिरार्की कार्यपालिका के अंतर आती है। तो अपने आप को कोर्ट नहीं बोल सकते। जब वो सिविल कोर्ट के शक्तियों का पावर करते हैं तो यूज करते हैं, तो वो सिविल कोर्ट के समान उन जो पावर्स हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए पावर रखते हैं, वो शक्तियां रखते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो न्यायालय नहीं है। हम पूरी प्रक्रिया को क्वाजी जुडिशियल ही मानेंगे।
आप चाहे बाल आयोग हो, महिला आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो, अनुसूचित जनजाति जाति आयोग हो, किसी भी तरीके का आयोग हो, जहां न्यायाधीश नहीं है वह न्यायालय नहीं हो सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मजबूत, अगर ये सारे आयोगों में अगर आप किसी को पाएंगे तो सबसे ज्यादा मजबूत पाएंगे आप उपभोक्ता मंच को। उपभोक्ता मंच की एक सबसे बड़ी विशिष्टता क्या है, उसके गठन में ये बात बोली गई है कि जो अध्यक्ष होगा वह कोई न्यायाधीश होगा। ठीक है, न्यायाधीश है मतलब वो न्याय प्रणाली को पढ़कर आया हुआ है, लॉ को जानने वाला व्यक्ति है, और न्यायाधीश बनने की जो परीक्षा है वो पास किया हुआ है, तो उसमें इतनी एलिजिबिलिटी है कि वो न्याय कर सकता है। ठीक है, और न्यायालय की परिभाषा क्या दी हुई है कि न्यायालय वो है जहां पर न्यायाधीश बैठेंगे। ठीक है, तो अगर जिला उपभोक्ता मंच या राज्य उपभोक्ता मंच या राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच अपने आगे न्यायालय लिख लेता है ना, तो वो कहीं गलत नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यायाधीश बैठते हैं, क्योंकि न्यायालय की परिभाषा ही है कि जहां न्यायाधीश बैठेंगे वो न्यायालय हो सकता है। और न्यायाधीश कौन होते हैं? जो लॉ को, विधि को जानकार होते हैं और जिन्होंने न्यायाधीश की परीक्षा उत्तीर्ण करके, पास करके एक प्रक्रिया के अंतर्गत चुने जाते हैं। मेरी बात को देखिए, मैं अपनी बात को उन्हीं बातों को रखता हूं जो मैं मानता हूं। आप उस चीज को माने ना माने वो आपका विवेक है, आपको अपने विवेक से चीजों को समझना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि कोई बात अगर सुने तो उस पर नकारने से पहले उसको मंथन जरूर करें, विचार जरूर करें कि जो सामने कहा जा रहा है उसके पीछे क्या रिसोर्स होंगे, उन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात कि हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, क्वाजी जुडिशियल डिसीजन पा रहे हैं। क्या ये सही है? हमारे पास क्वाजी जुडिशियल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जुडिशियल निर्णय या प्रक्रिया कौन चला सकता है? कोई न्यायाधीश चला सकता है या कोई न्यायालय चला सकता है, जो न्यायपालिका के अंतर्गत आए या वहां उन परिभाषाओं को मीट करे। तो हमने, सीधी सी बात है, जब ये प्रक्रिया ना तो न्यायालय द्वारा या न्यायाधीश द्वारा नहीं चलाई जा रही है, ना उसके निर्णय जो है न्यायालय या न्यायाधीश के द्वारा नहीं हो रहे हैं, तो वह न्यायालयीन ना तो प्रक्रिया है, ना आदेश है, ना निर्देश है। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? कार्यपालिका के द्वारा। तो इसलिए क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली क्वाजी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि भाई ये न्यायालय नहीं है, हम ये भी समझ गए कि भाई ये कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और इसमें सारी नियुक्तियां, प्रक्रिया, और ऐसे भी अगर ये सरकार के द्वारा आ रहा है तो ये लोक प्राधिकरण है। तो लोक प्राधिकरण हम समझ गए हैं, तो इसका मतलब है इसे भी वो सभी शर्तें पूरी करनी है जो इस एक्ट में किसी दूसरे लोक प्राधिकरण को पूरी करनी है। इसीलिए इनका जो रोल है एक विभाग जैसा भी है, एक प्राधिकरण जैसा भी है, इस बात को हम ध्यान रखें। तो उस पूरे प्राधिकरण को चलाने के लिए क्या होता है, पूरे सिस्टम की नीड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, और टीम की नीड होती है। अब किसी सूचना आयुक्त कोई चलिए मैं इसको उसमें आगे मैं कवर करूंगा। ठीक है, वैसे ही इसके बारे में सेक्शन 4 की भी जो बाध्यताएं हैं, वो सेक्शन 4 के स्वप्रकटीकरण की बाध्यताएं आएंगी। सेक्शन 25-26 में जो चीजें स्पष्ट की गई हैं वो भी आएंगी। और जो नहीं आएंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे हम देखते हैं कि सूचना आयोग अपने मन से कई सारे नियम, कायदे या प्रक्रिया बना के रख लिया है और वो हमको थोपता है उन नियम प्रक्रियाओं को बनाकर। तो क्या वो उनको राइट्स है? क्योंकि इस एक्ट में कोई भी कानून बनाने के लिए सिर्फ दो ही व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं नियम बनाने का, वो है समुचित सरकार और सक्षम प्राधिकारी। इसके अलावा किसी को भी कोई नियम, रूल बनाने के लिए, इस एक्ट में छेड़छाड़ करने के लिए कोई अधिकार किसी भी तरीके से नहीं दिया गया है। और वो भी क्या रूल बना सकेंगे, उसकी भी लिमिटेशन सेक्शन 27 और 28 में मेंशन की हुई है, उसके बाहर नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के कारण से कई सारे गलत निर्णय और खराब निर्णय आते हैं,
जिसमें ब्लैक लिस्ट करना या कुछ भी करना, ऐसी बहुत सारे निर्णय हमको देखने मिलते रहते हैं अमूमन। तो मुद्दे पे आता हूं। 12.5 क्या बोल रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। एक 2014 में गौरव कुमार या किसका एक मामला था, तो वो और इस पर क्या हुई और जो चीजें हैं, ये मामला था, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय का प्रकरण था यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध नमित शर्मा, 2309/2012, निर्णय दिनांक 3 सितंबर 2013। ठीक है, जहां पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति अवश्य हो, मतलब जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है वो प्रख्यात व्यक्ति होना कंपलसरी कर दिया गया। और मेरा मानना यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभासी है। विरोधाभासी इसलिए है क्योंकि अगर मैं आज तक जितनी भी प्रक्रिया जो हुई है उसको अगर मैं गौर फरमाता हूं तो मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो आयोग में जो गलत निर्णय आए हैं या जो प्रक्रिया में खराबी आई है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो आयोग में नासमझ, कमजोर और कानून को ना जानने वाले प्रख्यात व्यक्तियों का पहुंचना ही है। इस प्रशासन में पहुंचे जो बायस्ड लोक सेवक ने और राजनीतियों के दखल अंदाज में भले जितना भी तकलीफ पहुंचाया हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है कानून को ना जानने वाले उन प्रख्यात व्यक्तियों ने पहुंचाया है, जिनको शासन प्रशासन को चलाने की या प्रक्रिया को निपटाने की या इस कानून की समझ ही नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आते हैं बायस्ड लोक सेवक, क्योंकि ये लोक सेवक जो आते हैं उनका जो पूरा का पूरा रुझान रहता है वो अपने सिस्टम में काम कर रहे लोगों के प्रति काफी संवेदनशील रहता है, जबकि वो आम आदमियों को तो कुछ समझते ही नहीं है। वो हमेशा शुरू से उनको नकारते आते, कीड़े मकोड़े समझते हुए आते, उनकी कोई औकात ही नहीं समझते आम जनता की। तो लोक सेवकों का पहुंचना है। तीसरे नंबर पर जो मेरा मानना है, मैं ये अपने विकल्प बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसमें क्लियर तौर पे बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है। तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे अधिवक्ता या लोग जो राजनीतिक दखल अंदाजी से जुड़े हुए रहते हैं और उनके निर्णयों में स्पष्ट तौर पे दिखता है कि वो किसी राजनीतिक एजेंडे या स्वार्थ के बतौर काम कर रहे हैं। तो मेरी समझ में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये प्रख्यात व्यक्तियों की जगह अगर सीधे तौर पर यहाँ पर बोला जाता कि कोई न्यायाधीश या विधि के ज्ञान रखने वाले या न्यायाधीश की शिक्षा को पूरी किए हुए या उत्तीर्ण किए हुए जो न्यायाधीश हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई कमी है न्यायाधीश की पढ़ाई की शिक्षा को पूरा करके निकलने वाले लोगों की। अगर इन आयोगों में न्यायाधीश आ जाए, पढ़े लिखे न्यायाधीश हों जहाँ पे जो विधि को जानने वाले भी हों और न्याय प्रक्रिया को समझने वाले भी हों। सोलंकी जी सवाल अभी नहीं लेंगे हम, आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो न्यायाधीश जो हैं वो आ जाए तो काफी बड़ा बदलाव आ सकता है, निर्णयों में काफी मजबूती आ सकती है, प्रक्रियाओं में काफी सुधार आ सकता है। और मैं इस बात को इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ समय पहले जैसे मैं छत्तीसगढ़ में बाल आयोग गया, मैं देखा बाल आयोग में वहां के जो सचिव हैं वह जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों खंडपीठों के जो निर्णय है, जो उनके कार्य प्रणाली है, उस पर उनका पूरा दखल अंदाजी था। वो उन पर संशोधन कर रहे थे, चीजों में बदलाव कर रहे थे, ये नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा होगा, बहुत सारे अड़ंगेबाजी के काम कर रहे थे। तो इससे मैं इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूं कि इस सिस्टम के अंदर में जो काम करने के लिए जो प्रख्यात व्यक्ति पहुंच रहे हैं, ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा बोध और ज्ञान नहीं है, वो इस सिस्टम में रहने लायक नहीं है। और ऐसे लोगों का रहना बहुत बड़ा मुश्किल है। अगर माननीय न्यायालय ने अगर ये निर्णय दिया होता
कि इन प्रख्यात व्यक्तियों के जगह न्यायाधीश हो, तो शायद सूचना आयोग बहुत मजबूत होता। और हमको जो है उस चीज के लिए आगे लड़ना चाहिए, हमको उस पे बातें करनी चाहिए। बाकी आगे हम करेंगे, अभी हम चैप्टर पे चलते हैं। इसके बाद है 12(6) और 15(6). 12(6) और 15(6) क्या कह रहे हैं? मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य का संघ राज्य संघ क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा, अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। ऐसा 12(6) और 15(6) दोनों में लिखा है। और इसके बावजूद भी हम सब जानते हैं, जो सच्चाई है सबसे बड़ी, वो सच्चाई ये है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है ना, जो मुख्य सूचना आयुक्त है या सूचना आयुक्त है, वह किसी राजनीतिक दल से संबंध रखे होते हैं। और वो राजनीतिक दल क्या होती है? जो उनको लेकर आई होती है, जो उनको सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त बनाते हैं, उनसे उनका सीधा संबंध होता है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। या नहीं जानते हैं तो वो बहुत आसानी से जाना भी जा सकता है। उसके बावजूद भी ऐसे लोग सूचना आयोग पहुंचते हैं। दूसरी बात क्या बोलता है? अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। जो ये सूचना आयुक्त या सूचना मुख्य सूचना आयुक्त जो आते हैं, है ना, तो वो किसी अन्य कारोबार नहीं करेगा, वृत्ति नहीं करेगा। कि बाउंडेशन को, पैरामीटर को क्यों लाया गया, उस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो किसी कारोबार या वृत्ति में लगे हुए हैं, तो उन पर किसी न किसी तरीके का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव आ सकता है। इसीलिए उनको इन दायरों से बाहर रखा गया, ये कंडीशनल इशू रखी गई। उसके बावजूद भी हम इस पर विचार नहीं करते हैं। देखिए, इन सारे चीजों को पढ़ाना और रिमाइंड करना मेरी इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट्स को छोड़ देते हैं। इसके बाद 12(7) और 15(7) क्या बोलती है? केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। तो हम लोग अभी तक यही जान रहे हैं और मान रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग सिर्फ जो दिल्ली में है वह सिर्फ एक ही रहेगा और उसके कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, या और केंद्रीय सूचना आयोग नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक ही रहेगा। तो यह गलत है, क्योंकि एक्ट लिखने वालों ने बहुत समझदारी से और समझ के साथ इस बात को लिखा है। और उन्होंने क्या बोला है कि दिल्ली में तो होगा ही, वो तो मतलब कंपलसरी है दिल्ली में होना, है ना, लेकिन वह सरकार से अनुमोदन लेकर भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा। क्योंकि अगर किसी को केंद्रीय सूचना आयोग को, जो आसाम में, मणिपुर तरफ में बैठे हुए स्टेट्स के लोग हैं, या साउथ में बैठे हुए स्टेट्स के लोग हैं, या ऐसे जगह पे बैठे हुए लोग हैं जहां से उनको दिल्ली पहुंचना संभव ना हो, और वो उस मामले में सामने रहना चाहते हैं, या उसके ना होने से बराबर सूचना आयोग अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो ऐसे अनुमोदन लेकर ऐसे कार्यालय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो 12(7) को आप लोग समझ ले कि वो एक के लिए नहीं बोलता है। इसी तरीके से राज्य सूचना आयोग के लिए क्या बोला जा रहा है? राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकारों के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगी। मतलब ये भी नहीं है कि आपको राज्य सूचना आयोग सिर्फ और सिर्फ, अगर यूपी है तो लखनऊ में रहेगा, गुजरात है तो अहमदाबाद सूरत में रहेगा, अगर राजस्थान है तो सिर्फ जयपुर में रहेगा, छत्तीसगढ़ है तो सिर्फ रायपुर में रहेगा, और एमपी है तो सिर्फ भोपाल में रहेगा। वो अन्य जगह में भी होने चाहिए और होना ही चाहिए। बल्कि अगर ये नियरेस्ट हो तो सूचना का अधिकार कानून और मजबूत होगा, जबकि इसके प्रावधान
इस एक्ट में पहले से मौजूद है। अब इसके बाद आते हैं हम 13(1) में, जिसमें संशोधन हुआ है। देखिए स्टार भी लगा है, और जो 2019 में संशोधन किया गया, जो मैंने एक सवाल खड़ा किया था इस मीटिंग के दौरान, सबसे पहला सवाल जो खड़ा किया था, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि 2019 में मोदी सरकार को आरटीआई एक्ट में संशोधन करना पड़ा, और क्यों ऐसे प्रावधान लाने पड़े कि वह आयोग की शक्तियों को कम करने वाले या उनके औकात को नीचा दिखाने वाले थे। क्यों क्यों ऐसे अमेंडमेंट लाने पड़े? वो आयोग के जरिए से इस एक्ट को क्यों कमजोर कर रहे थे? क्योंकि आयोग के पास ही वो सभी शक्तियां थी जो इस एक्ट को मजबूत करती हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे कानून के प्रावधानों में बदलाव नहीं किया, उन्होंने सीधा बदलाव और दखल अंदाजी की आयोग के उसमें। और उसमें उन्होंने जो पहला बदलाव, जो पहली इसमें जो बंद है वो है 13(1) और 15(1). वहां पर पहले उपबंध जो था वो क्या था? सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वो अपना पद ग्रहण करता है, 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। तो भाई पहले नियम क्या था कि आप 5 साल से ज्यादा कोई भी सूचना आयुक्त नहीं होंगे, और उसमें भी अगर किसी की उम्र 65 साल होने वाली है, मतलब मान लो कि उसने 63 साल की उम्र में सूचना आयुक्त बना है और 65 साल 2 ढाई साल में हो रहा है, तो वो 2 ढाई साल ही उसका कार्यकाल होगा। ठीक है। अब इसमें जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में क्या किया गया कि वहां पर 5 वर्षों की जगह ये शब्द जोड़ा गया कि वो ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। किसके लिए? प्रत्येक सूचना आयुक्त के लिए। ठीक है। तो अब इसके जरिए से कहीं ना कहीं अगर सरकार ये चाहे कि किसी सूचना आयुक्त को हटाना है ना, तो वो हटा सकती है 5 साल से पहले भी। और हर कोई जानता है कि जब कोई प्रख्यात व्यक्ति, जिसको शासन प्रशासन या आयोग या कानून की समझ नहीं है, वह जब सूचना आयोग पहुंचता है तो पहला 1 डेढ़ साल तो सिर्फ उसको प्रक्रिया समझते समझते ही, उसको करना क्या है वो समझते ही निकल जाती है। ठीक है। और अगर उसके कार्यकाल को क्या कर दिया जाए, सरकार द्वारा 2 साल 3 साल कर दिया जाए, तो क्या होगा? और मान लो कि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन पहुंच जाए जिसको सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है, आयोग जो है सरकार के फेवर में काम कर रही है, सूचना को देने से रोक लगा रही है, तो क्या होगा वहां पे अगर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए? तो ये जो तरीके से सूचना आयोग पर सीधे दखल अंदाजी की गई है, वह एक दबाव की नीति थी। दबाव की नीति के तहत सूचना आयोगों को और उनके आयुक्तों को उनकी औकात दिखा दी गई कि सरकार जो है कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ ऐसे कई निर्णय आए जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा मैं अभी करूंगा, जिस कारण से ऐसा हुआ कि उच्चतम न्यायालय को भी न्याय मांगने के लिए उच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा, है ना। ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई थी कि जब एक मामले में उच्चतम न्यायालय में एक चल रहा था, जहां तक वो था सूचना आयुक्तों की कमी को पूरा करने के मामले का, एक मामला न्यायालय में चल रहा था, उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह बोलते हैं कि आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, और इसके जरिए से लोक सेवकों को ब्लैकमेल किया जाता है, ये ब्लैकमेलिंग का टूल्स बन गया है। ऐसी कुछ टिप्पणियां वहां पर आई थी। ऐसी टिप्पणियां अचानक से उस न्यायालय में कहां से आ गई? अचानक से, जब ना तो वो मुद्दा था, ना तो उस केस में वो कोई ग्राउंड था, ना कोई इशू था, अचानक से ये बात क्यों आ गई? है ना। क्यों संसद में एक ऐसा सवाल लगता है जिसमें पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार के आज तक के दुरुपयोग के कितने मामले मौजूद हैं? आप देखिए, आप सकारात्मक तरीके से देखते हैं, मैं उसके दूसरे तरीके को भी देखता हूं। ऐसा क्यों सवाल लगाया गया कि दुरुपयोग से संबंधित कितने मामले सरकार के पास हैं? और उन आंकड़ों को में भले ये जवाब आया
कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के जरिए से कोई दुरुपयोग हुआ हो, कोई ब्लैकमेलिंग की गई हो। ऐसे कोई आंकड़े सरकार के पास मौजूद नहीं है। सवाल आया, ये भले हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? इनडायरेक्टली वो कंडीशन क्रिएट कर दी गई है कि या तो अब फिर से वही सवाल लग जाए या कुछ आने वाले सालों के बाद वही सवाल लग जाए, तो इसकी जवाब तैयार करके बैठे हुए हैं। अब जब इस तरीके का कोई सवाल वापस अब संसद में लगेगा, तो वह जो है इस एक्ट में बहुत मूलभूत बदलाव लाने के लिए लगेगा, और उसका जवाब अब होगा सरकार के पास। उसकी संख्या भी होगी, नाम भी होगा, और कैसे हो रहा है वह भी होगा। ठीक है। मैं दूसरा जो था कि न्यायालय को जाना पड़ा, उस पर भी अब हम आगे चर्चा करेंगे, आने वाला है वो कंटेंट्स भी। इसके बाद है 13/2 और 15/2। 13/2 और 15/2 क्या? प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने में जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा। ऐसे सूचना आयुक्त पद नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोबारा जो है उसके लिए वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। भले वो सूचना आयुक्त से मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र हो सकेगा, मतलब वो सूचना आयुक्त से मुख्य सूचना आयुक्त बन सकेगा। अब इसके बाद है सेक्शन 13(3). मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से राष्ट्रपति या उसके निमित्त प्राधिकरण के अन्य व्यक्ति की पहली अनुसूची में प्रयोजन उपवर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, ओथ लेगा, और इस ओथ को हमको पढ़ना है। हम क्या करते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन चीजों को रेफरेंस किया जाता है, और मैं जो है उन चीजों को रेफरेंसेस को नहीं छोड़ता। और अगर आप रेफरेंसेस को ध्यान में रख के इस एक्ट को पढ़ेंगे तभी इस एक्ट को समझ पाएंगे, अनदर नहीं समझ पाएंगे। यह वह अनुसूची है जो 13(3) और 16(3) में उल्लेखित है, जिसकी बात अभी मैं कह रहा था। ये वो ओथ है जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त लेते हैं, और उस ओथ को हम रेफरेंस कर सकते हैं, और इस ओथ में हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या बोलता है? मैं जो, मतलब जो भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का जो भी नाम हो, है ना, मैं ये मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, और ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूं। यही लोक सेवकों के लिए भी जनरली यही वो रहता है, और किसी के लिए भी रहता है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोल रहा है? मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अब यहाँ पर हमारा मुद्दा आ रहा है कि वो अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, और मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। किसकी? संविधान की और विधियों की। विधि कौन सी? जिस विधि के लिए वो काम कर रहा है, सूचना का अधिकार कानून। संविधान, संविधान में जितनी भी बातें मौजूद हो। ठीक है, तो ये ओथ भी इस बात का प्रमाण है, उनको आईना दिखाने के लिए, उन हर एक सूचना आयुक्तों के लिए प्रमाण है कि वह क्या शपथ पत्र लेकर, क्या शपथ करके, क्या ओथ लेकर वह सूचना आयोग में पहुंचते हैं। देखिए, ये सब आप लोग खुद पढ़ सकते थे, खुद समझ सकते थे, लेकिन यह जो है मीटिंग के जरिए इन सभी बातों को रिमाइंड करवाना मेरा फर्ज है, क्योंकि
आप जो है जरूरी चीजों को स्कैप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उसको रेफरेंस के साथ पढ़िए। अब 13(4) एंड 15(4) ये क्या बोल रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि कोई भी सूचना आयुक्त अपना पद वो कर सकेगा, है ना। और मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने जो है एक शायद बात छोड़ दी। क्या छोड़ दिया था मैंने? 13(2) में हुआ अमेंडमेंट। 13(2) में जो हुआ अमेंडमेंट था वो ये था कि वही जैसा पहले अपन 31 में देखे कि 5 वर्ष की अवधि के छोड़कर जो भी है, मतलब वो सरकार द्वारा जो विहित किया जाए, मतलब सरकार ने उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद है 13(5) और 15(5). ठीक है, यहाँ पर फिर से सरकार ने सूचना आयुक्त और सूचना आयोग को जो है उनकी औकात दिखा दी। वहां पे क्या था पहले रूल 13(5) में कि संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निर्बंधन और शर्तें। उसके क्लॉज ए में क्या बात बोला कि मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, क्या चीज? वेतन और भत्ते वही होगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है। तो यहाँ पर सिर्फ वेतन या सेवा भत्तों की बात नहीं हो रही है। आप इसको जो है इस नजरिए से मत देखा कि देखें कि वो सिर्फ सेवा की बात हो रही है, क्योंकि अगर कोई वेतन दी जा रही है तो एक इक्वलिटी में दी जा रही है। किसकी इक्वलिटी में दी जा रही है? मुख्य सूचना आयुक्त को निर्वाचन सूचना आयुक्त के, और वैसी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे उसकी इक्वलिटी में। ठीक है। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है? जो मुख्य, ये तो मुख्य सूचना आयुक्त है, और सूचना आयुक्त के लिए क्या बोल रहा है कि जो भूमिका निर्वाचन आयुक्त की होगी। ठीक है। और राज्य में क्या बोल रहा था कि वह राज्य के सरकार के मुख्य सचिव की हो। ठीक है। तो मतलब ये एक पावर को दिखा रहा है कि जो सूचना आयोग था वो कितना पावरफुल पद था, और उसमें उसकी इक्वलिटी जो थी पद की, वो किस इक्वलिटी का था। भले शब्द लिखा है संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन की शर्तें, लेकिन वो इक्वलिटी दे रहा है एक पद के साथ में। नहीं तो सीधा भी बोल सकता था कि इस ग्रेड मान, इस तय मान, या इतनी राशि, या जैसे हमारे एक्ट पे संविधान में देखेंगे तो वहां पर वैल्यू वाइज लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति की सैलरी क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ कर सकता था। यहाँ पर क्यों नहीं किया? यहाँ पे क्यों किसी पद का वो किया? क्योंकि आप लोगों के मन में एक वो रहता है ना कि इनको किस तरीके से इनके विरुद्ध आरोप लगाया जा सकता है, इनके ऊपर लोक सेवा नियम किस तरीके से लागू होंगे और नहीं होंगे। वो इस तरीके से होंगे। यही वो तरीका है जो बताता है कि इनके लिए अगर कोई इनके ऊपर आरोप लगते हैं या कुछ इनके कदाचार या भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, तो इनको हटाने के लिए भी वही सेवा नियम लागू हो सकते हैं जो सेवा नियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त या मुख्य सचिव के लिए होंगे। ठीक है। अब इसके परंतु में क्या लिखा है? परंतु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन किसी राज्य के अधीन किसी पूर्व सेना के संबंध में पेंशन अक्षमता क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है, तो मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के सेवा संबंध में उसके वेतन से पेंशन की जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भाग सारांशित किया गया था, सेवानिवृत्ति उपदान समतुल्य पेंशन को छोड़ के सेवानिवृत्ति फायदा। ये मतलब पेंशन को थोड़ा सा उनका और ब्रीफ कर दिया। एक मिनट फिर से हिल गया, सॉरी। ठीक है। अब इसमें संशोधन क्या किया गया? बहुत कमर तोड़ संशोधन यहाँ पर हुआ है। उस कमर तोड़ संशोधन में क्या लिखा हुआ है?
धारा 13 की उपधारा 5 में निम्नलिखित उपधारा की जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों को संदेय वेतन भत्ते तथा सेवा की जो निबंधन की शर्तें होंगी वह केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी। मतलब अब उसकी इक्वलिटी से हटा दिया गया और उसकी जगह क्या कर दिया, अब सरकार तय करेगी। भाई पहले भी तो ये चीज हो सकता था, इसकी जरूरत क्या थी इस बातों को संशोधन करने की? ऐसी कौन सी नीड थी जो इनको संशोधन किया गया? आप लोग सोचें, ये सबसे बड़े सवाल हैं कि ऐसा कौन सा कारण था कि उनको संशोधन करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में। प्लीज आप लोग म्यूट रखें, अनम्यूट रखेंगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है, अन्य साथियों के भी काम आने वाला है। अगर उपयोगी रहा तो आप लोग सहयोग करें। म्यूट ऑल जो है एक करके करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मजबूर था, आप लोग जो है मैसेज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको कुछ अगर बोलना हो, अगर जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, चर्चा के लिए ये खुला मंच रहेगा, लेकिन हम 12 अक्टूबर तक इस एक्ट को कंप्लीट करना है, इसलिए आप लोग हेल्प करें इसमें। तो नियुक्ति के पश्चात अलाभप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 के प्रारंभ के पूर्व, मतलब जिसके पहले जितने भी मुख्य सूचना आयुक्त थे वह उसी तरीके से काम करेंगे जैसे ये 2019 का संशोधन किया ही नहीं गया है। उनके लिए बदलाव नहीं होंगे, लेकिन जो 2019 के संशोधन के बाद, अधिनियमित होने के बाद जो भी बदलाव हैं ये उन पर लागू होंगे। यह चीज अमेंडमेंट की गई। मतलब अब जो है सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के जो पावर हैं वो बहुत कमजोर हो चुके हैं पहले के अपेक्षा। केंद्रीय सरकार 13(6) और 15(6) केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए। देखिए ये महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो पूरा सूचना आयोग चल रहा है, जबकि हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इस कानून को पढ़ा और हमने कानून के पढ़ने के दौरान ये पाया कि यह जो गठित है वो है मुख्य सूचना आयुक्त और उतने सूचना आयुक्तों से जितना पर्याप्त हो, और इसके जितने भी कार्य होंगे सुपरिटेंडेंस के, निर्देशन के और मैनेजमेंट के, वो सभी कार्य करने के लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। वह किसी भी तरीके की शक्तियों का कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो इस एक्ट को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। मतलब उनको स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि उसको उतने अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, मतलब खाली कर्मचारी नहीं, अधिकारी भी। देखिए, उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो। मतलब उनकी सहायता के लिए, उनके काम को दक्ष और बेहतर करने के लिए जितनी आवश्यकता हो। मतलब इसको कौन तय करेगा? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की उनको कितने लोगों की जरूरत है, कैसे लोगों की जरूरत है, किन योग्यता के लोगों की जरूरत है और किन कामों के लिए। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? हम तो देख रहे हैं कि पूरे के पूरे आयोग को जो है वहां पे बैठे हुए कर्मचारी जो हैं मनमाने तरीके से चला रहे हैं। वह मनमाने तरीके से उनका जो आक्षेप है या जो उनके दखल अंदाजी है वो इतने बड़े हैं कि वहां पे बैठे हुए आयुक्त जो है सूचना आयुक्त, वो उनके सामने बौने नजर आते हैं। ठीक है, तो इन कारणों से यहाँ पर इस बात को पढ़ना आवश्यक है कि वह अधिकारी और कर्मचारी उतने होंगे जितना
मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक हो, और वह भी उनकी जरूरतों के अनुसार होंगे, है ना, और वहां पर वही लोग होंगे जैसा वो चाहेंगे। लेकिन होता यह है कि वह वहां पे बैठे हुए लोग अपने हिसाब से पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। तो हम इन एक्ट के रेफरेंसेस के जरिए से ही उन चीजों का विरोध कर सकते हैं और सूचना आयोग को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि जब तक सूचना आयोग मजबूत नहीं होगा, सूचना का अधिकार कानून मजबूत नहीं होगा। इस बात को हम आगे अभी चर्चा में और जानेंगे। आगे क्या बोल रहा है, सेक्शन 14(1) और वहां पर 17(1) उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, देखिए अब ज्यादातर क्या होता है कि जो उपधारा होती है ऊपर की गई हुई उपधाराओं को लेती है। मतलब आप 14(3) में ये बोलते हैं कि उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यहाँ पे उसने उल्टा चालू किया। उल्टा क्या बोला, अब उपधारा 3 जो अभी आया ही नहीं है उसको पहले से बोल दिया। मतलब आपको बोल रहा है कि आप पहले उपधारा 3 पढ़ लो। ठीक है, लॉ को पढ़ने के तरीके के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उपबंधों के 3 रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के कारण उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो। यथा स्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या बात आई, पहली बात ये आई कि किसी मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के अगर कदाचार या असमर्थता को साबित करना है तो आपको मामले को लेके जाना पड़ेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है निर्देश देगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कि वह जांच करे। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आती है, अगर उसमें कदाचार या उसके असमर्थता जैसी कोई बातें आती है तो तभी हटाया नहीं जाएगा, तभी हटा दिया जाना चाहिए का शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ वहां पे कुछ गलत हुआ है तो सिर्फ आप इस कारण से राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएं, तो ये उचित नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वो अपने आचरण में ऐसा कोई आचरण इस्तेमाल कर रहा है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, शक्तियों का दुरुपयोग बायस्ड तरीके से कर रहा है या भ्रष्ट तरीके से कर रहा है या किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य से कर रहा है, उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है, कोई मित्रता का उद्देश्य है, या किसी के प्रति उसका फेवरिज्म है ना, या वह जानबूझ के जो विधि में दी गई बातें हैं उसका अनुपालन ना करके मनमाने तरीके से आचरण कर रहा है, तो ये सभी बातें कदाचार की श्रेणी में आएगी। असमर्थता की श्रेणी में वो सभी बातें आएंगी जो उसकी योग्यता पर सवाल खड़े करता है, जो उसने इस पद की नियुक्ति के लेने के लिए बातें कही थी, या इस पद में आने के बाद जो उसकी असमर्थता आई है, या कोई दिवालियापन उनके उसके दिवालियापन, या किसी भी तरीके की ऐसी कोई विकलांगता, दिव्यांगता या कोई परिस्थिति है जिससे उसकी असमर्थता स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया होगी वो 14(1) में बताया है। अब चूंकि यहाँ पे उपधारा 3 का उल्लेख किया है तो पहले हम उपधारा 3 पढ़ लेते हैं। ठीक है, उपधारा 3, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति या राज्यपाल, है ना, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथा स्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इज एडजस्टेड एज इंसॉल्वेंट्स, और मतलब दिवालिया न्याय निर्णित किया गया है। ठीक है, दिवालिया इंसॉल्वेंट, इसको थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना और समझना चाहिए। इस बात को सही तरीके से रखने के लिए हमको
जजमेंट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, लॉ डिक्शनरीज देखनी पड़ेगी कि इसका सही वो क्या होता है। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं, तो मैं आप लोगों को इस पे बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं। क्लॉज बी, वो क्या बोल रहा है? वह ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की या राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्विलित हो। Convicted in offense which is an opinion of president involve the moral turpitude। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे इस बात को बता दिया गया कि ऐसा कोई अपराध जो मतलब नैतिक तौर पे सही नहीं, मतलब मान लो कि उसने वो किसी रेप मामले में एक्यूज्ड है, या किसी की हत्या कर दिया है, या कोई ऐसे कार्य प्रणाली में जो कि हमारे लॉ में अपराध की श्रेणी में आता है, आईपीसी में अपराध की श्रेणी में आता है, और उसको दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है। सिर्फ अपराध उस पर लगा है, आरोप लगा है, नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है ना? तो अपराध क्या है? जो आईपीसी में दिया हुआ है, और दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है मतलब किसी न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया है, तो उसको हटाया जा सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है? क्लॉज सी क्या बोल रहा है? अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे जब इसकी कंडीशन थी कि भाई आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं होगा, उसके बावजूद भी वह ऐसा कोई काम कर रहा है जो वॉयलेशन है इस एक्ट का, है ना? तो अगर ये बात सामने आती है तो भी उसको हटाया जा सकेगा। क्लॉज डी क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति या राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। कोई बीमारी या किसी कारण से या कोई समस्या के कारण से, मानसिक कारणों से कोई अक्षमता हो, मेरे ख्याल से एकदम इजी है, समझने वाली बात है। क्लॉज ई क्या बोल रहा है? उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ब्राइबरी की, रिश्वत की बात की जा रही है ना? अब रिश्वत की परिभाषा अगर हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी तरीके के जो भी तरीके हों, जितने भी हों, चाहे वो वित्तीय हो चाहे गैर वित्तीय हो, है ना? क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि कोई रिश्वत सिर्फ पैसों के जरिए से ली जाती है, अन्य तरीके भी होते हैं रिश्वत लेने के, और उन तरीकों से भी अगर किसी भी तरीके की कोई ब्राइबरी, रिश्वतखोरी की गई है तो वह भी शामिल होते हैं जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मतलब ऐसा अगर किसी से कोई लाभ ले रहा है और वह उसी के मामले उसके पास आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह निर्णय प्रतिकूल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 15(4) और 17(4), ताकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्लोज होगा, और इसके आगे हम कुछ जरूरी चीजों पे चर्चा करके आज की मीटिंग को क्लोज करेंगे। मीटिंग लंबी हो रही है लेकिन इसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध उसके हितबद्ध है, या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से, अन्यथा उनके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यता उसके लाभ में या प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है, तो वह उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। तो मतलब अगर कोई मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त रहते हुए कोई ऐसी प्रक्रिया में भाग ले रहा है जिससे उसको हो सकता है भले तुरंत फायदा ना हो, लेकिन जब मान लो सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त ना रहे, उसके बाद या उसके आगे जब उसका समय सीमा काल खत्म हो जाए, उसके आगे जो उसके हितों के लिए भी वो काम करने के लिए किसी के साथ अपनी शक्तियों के साथ में वहां पे हितबद्ध हो रहा है, उनसे जुड़ रहा है, उनसे चर्चाओं में शामिल हो रहा है, या उनके लाभ पहुंचाने वाले किसी काम में जिससे उनको लाभ पहुंच सकता है। कैसे? मान लो कि कोई सूचना आयुक्त है या मुख्य सूचना आयुक्त है,
वो ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा है जिसका लाभ उठाकर कोई सरकारी कंपनी या कोई भी ऐसे लोग फायदा उठाए उसके नाम का सहारा लेकर, जिससे कोई प्रतिकूल जानकारी या प्रतिकूल आरोप लगते हों, तो वह भी कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे, है ना? जैसे कि लोक सेवकों के लिए भी रहते हैं ना कि वो कुछ-कुछ जगह पे शामिल नहीं हो सकते। कुछ आयोजनों और बैठकों में वो जो है सदस्य या अध्यक्षता के तौर पर नहीं रह सकते। उसी तरीके से यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए भी बात कही गई है। तो उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्तों को, कि वह अगर ऐसे किसी काम पर भाग लेते हैं, जिससे कोई हितबद्ध हो उनका, है ना? तो उन्हें दोषी समझा जाएगा कदाचार का। और हम जो है, जो लिखा हुआ है एक्ट में, अगर इन बातों के ज़रिए से कोई मुद्दा बनाते हैं, तो वह मुद्दा बड़ा हो सकता है। अनदर हम अकारण अपना समय बर्बाद करने वाली बातों के ऊपर से आरोप लगाएँ, तो नहीं चलेगा। हम कई तरीके की बातें करते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मूल मुद्दे पर, जो हम कृत्य, कर्तव्य और शक्तियों की बात कह रहे थे। वो हालाँकि हम बहुत सारी चीज़ों पे हमें बात करनी है, लेकिन हम अभी आज के टॉपिक के जो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रहा है, उस पर हम चर्चा करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। तो हमने एक बात उठाया कि मोदी सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन करने के लिए संशोधन क्यों किया? क्योंकि वह सूचना आयोग को कमजोर बनाना चाहती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि वो प्रावधानों के बंदों में कोई बदलाव करने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो तो लोक सेवक ही निपट लेंगे हमको सूचना नहीं देने के लिए। लेकिन जहां पर लोक सेवक या लोक प्राधिकरण नहीं निपट पा रहे हैं, वो थी सूचना आयोग और सूचना आयोग में बैठे हुए सूचना आयुक्तों की शक्तियां। उनको कम करने और उनको औकात दिखाने के लिए ही ये संशोधन किया गया था। इस संशोधन को अचानक से करने के पीछे वजह क्या-क्या थी? एक इस चीज को जोड़ा जा सकता है कि सुभाष चंद्र अग्रवाल ने एक मामला उठाया था, एक आवेदन लगाया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, और उसमें उन्होंने एक जानकारी चाहिए थी। 7 मई 1997 को एक आदेश या कोई निर्देश जारी हुआ था उच्चतम न्यायालय के जजों के लिए, जिसमें जजों को अपनी संपत्ति के ब्यौरे जो है वो सार्वजनिक करने थे, ठीक है? और उसी की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्होंने चाहिए थी। उनको सूचना नहीं दी गई। वह सीआईसी पहुंच गए सुभाष चंद्र अग्रवाल जी। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी के मामले पर सीआईसी ने कहा कि न्यायालय भी सूचना के अधिकार कानून को मानने के लिए बाध्य है ना? उन्हें सूचना देनी चाहिए। अब पेचीदगी ये आ गई कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पीआईओ के अगेंस्ट मामला सीआईसी में गया, सीआईसी ने उसके विरुद्ध में निर्णय दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय उस मामले को लेके अपने पास तो नहीं आ सकती थी, उसको तो प्रक्रिया के हिसाब से चलना है। और प्रक्रिया क्या बोलती है कि अगर सीआईसी ने कोई निर्णय दिया है, उसके विरोध में उनको सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाना था, और वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद देखिए किस्मत की फेर देखिए, मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, कि वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो उच्च उच्च न्यायालय दिल्ली भी क्या बोलता है? उच्च न्यायालय बोलता है कि सीआईसी का निर्णय सही है, उसने जो निर्णय दिया है वो सही निर्णय दिया है। अब फिर से उच्चतम न्यायालय बैकफुट पे, उसका पीआईओ बैकफुट पे। अब वो क्या करे? अब उच्च न्यायालय के आदेश को वो कहाँ चैलेंज करेगा? उच्चतम न्यायालय में। अब उच्चतम न्यायालय खुद अपने निर्णय, अपने पीआईओ के निर्णय को सुनने के लिए जो है बेंच बैठाता है, और वो बेंच एक का दो जजों की नहीं, 5 जजों की होती है। संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, जिसकी अध्यक्षता जो है उस समय के माननीय न्यायाधीश रंजन गोगोई जी करते हैं, है ना? और किस्मत देखिए, जनता की आवाज को देखिए कि ये मामला उस समय तूल पर था, और
उच्चतम न्यायालय ने अपने ही उच्चतम न्यायालय के पीआईओ को राहत नहीं दी, बल्कि आरटीआई को सशक्त करने वाला निर्णय दिया और उसके बाद तुरंत 7 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि जजेस चाहते थे कि वो सार्वजनिक करें, हो सकता है वो चाहते भी हो, क्योंकि सभी दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं है, सारे लोग बुरे नहीं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इसका कोई मापदंड भी नहीं है और जांचने की कोई प्रक्रिया भी नहीं। लेकिन जो बात थी वो ये थी कि अगर वो निर्णय वैसा ना देकर ये देते कि नहीं, न्यायालय तो इसके अंतर्गत नहीं आता, तो क्या होता? अगर वो ये निर्णय देते कि हमें सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी जानकारियों को, तो क्या होता? तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक नैतिक दबाव भी था। तो सुभाष चंद्र अग्रवाल की उपलब्धि ये नहीं थी कि वह निर्णय को न्यायालय से लेकर आए, उनकी उपलब्धि थी ये थी कि उन्होंने एक ऐसा विषय और आवेदन लगाया जो चरण दर चरण कोर्ट को, न्यायालय को बांधता गया, क्योंकि वो जिस भी हिस्से में गया वहां पर निर्णय देने वाले के ऊपर ये सवाल खड़ा हो जाता था कि वह क्या निर्णय दे। तो उनकी सवाल बहुत बेहतरीन थी, इस कारण से वह निर्णय भी बेहतरीन था और जितने भी निर्णय हमारे खिलाफ आए हैं, कमजोर आए हैं, उसके पीछे हमारे अनुरोध के सही ना होने का ही कारण रहा है, जो इस बात की पुष्टि भी करता है। तो अब क्या हो गया, एक तरीके से उच्चतम न्यायालय को सीआईसी के नीचे आना पड़ा और सीआईसी अब यहाँ पर सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच चुकी थी। तो जब कोई सरकार के सामने ज्यादा उड़ता है तो क्या होता है, उसके पर काटे जाते हैं। ठीक है, ये खुंदस भी दिखती है इस बात से कि न्यायालय अकारण में बिना किसी ऐसे मुद्दे को आने के नहीं आने के बावजूद भी ये बोलती है और पूछती है, भले वो ऑफ रिकॉर्ड पूछ रही है, उसने आदेश में ऐसी कोई बात नहीं लिखी, प्रक्रिया में कोई बात नहीं लिखी, लेकिन उच्चतम न्यायालय में बैठे हुए लोग तो सुन रहे हैं ना, तभी तो मीडिया की सुर्खियां बनी। खुले ओपन न्यायालयों की प्रक्रिया क्या होती है, खुली प्रक्रिया होती है, खुले कोर्ट में होती है। उन्होंने क्या बोला खुली कोर्ट में कि सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसका उपयोग जो है लोक सेवकों को या लोक प्राधिकरणों को ब्लैकमेल करने के लिए या ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। इस पर सवाल खड़े क्यों किए? ये उनकी कुंठा दिखाती है, यह उनकी कुंठा दिखाती है, इस बात का वो प्रमाण है कि सीआईसी के नीचे आना उनके लिए कितना घातक हुआ। सरकार भी कुंठा से ग्रसित थी, क्योंकि 2015-16 में सीआईसी ने यह बोला कि जो मिनिस्टर हैं, जो लोक प्रतिनिधि हैं, वो भी लोक सेवक हैं और वह मिनिस्ट्रेट में बैठे हुए मंत्री भी सूचना देने के लिए वो है। सीआईसी का निर्णय था, भले वो बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसको मानने से मना कर दिया और उसके खिलाफ निर्णय दिया, ठीक है, बट ऐसे निर्णय आने लगे थे जिससे कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में थी, घबराई हुई थी। और हम देखेंगे कि 2012-13 के बाद बहुत से निर्णय और कमजोर जो है खराबी आई है। ठीक है, पहले क्या थी, मैं किसी उससे नहीं, मैं मोदी सरकार या उसके वो नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले बोलता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी या यूपीए सरकार थी, उसने भी इस कानून को मजबूती नहीं दी। ठीक है, इस कानून को लाने का श्रेय ना अटल बिहारी वाजपेयी जी को दूंगा मैं, ना मैं मनमोहन सिंह जी को दूंगा। ठीक है, इन लोग दोनों ही जो है इस कानून को लाने के पीछे उनके अपने एक राजनीतिक उद्देश्य थे और मजबूरी भी थी। वो मजबूरी को मैंने कल अपने सेशन में जिक्र में लाया है और कुछ चीजों को मैं बाद में चर्चाओं के दौरान लाऊंगा जो कि काफी गंभीर है। हम उस जगह पे लाठी पीट रहे हैं जहां पर हम पीट के सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम मेन मुद्दों की लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं। इन चीजों की चर्चा आगे आती रहेंगी, ठीक है, लेकिन अभी जो मुद्दे की बात है
वो ये है कि कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय को भी उसके और सरकार को भी घबराहट की स्थिति आ गई। एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होने लगी कि अब सूचना आयोग के पर कतरने की जरूरत थी, और वही काम इस संशोधन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। इसमें हम लोगों की नासमझी के कारण से ये चीज किया गया, और हम लोग आज भी यही समझकर बैठे हैं कि अरे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारा क्या लेना देना, इससे क्या होगा। ये वही होगा, उसी के कारण से आज जो हम दर बदर ये सूचना का अधिकार कमजोर हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक यही है। वह बात किस्मत की अलग है कि कोरोना आ गया, कोरोना के कारण से हम ऑनलाइन हो गए, हम काफी चीजों में ज्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेशन की स्थिति में आ गए, और देश भर के सभी लोग एक दूसरे से जुड़ के इस कानून को समझने लगे। तो जो ये क्रांति आई ना, वो उस संशोधन के असर को कम कर दी है। मैं निश्चित तौर पे बोल सकता हूं कि जितना कानून की समझ इन 2-4 सालों में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूट्यूब, ये सब के जरिए से बढ़ी है, इतनी पहले लोगों को समझ नहीं होती थी, इतनी जानकारियां नहीं थी। एक दौर जरूर था 2005 के आसपास के जो दौर थे, 2000 से लेके 2010 के जो दौर थे, वहां पर कुछ लोग इस कानून पर जो जान रहे थे, काम कर रहे थे, वो इस कानून की काफी गंभीरता से जानकारी रखते थे। लेकिन वो जानकारी सबके पास नहीं थी। ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ सूचना आयोगों पर भी उनके कार्यों को भी, उनके कृत्यों और कर्तव्यों को बताने के लिए सेक्शन 18-19 में भी बहुत सारे उनके कर्तव्य, कृत्य और शक्तियां बताई गई हैं। उस पर हम जब सेक्शन 18-19 पर चर्चा करेंगे उस समय हम उसको समझेंगे। इसके अलावा सेक्शन 25 और 26 में भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और प्रतिवेदन बनाने का कार्य बताया गया है, क्योंकि सूचना आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सब डाटा सरकार तक पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो निर्णय दे, उनको पूरे डाटा भी पहुंचाने हैं। इस पर भी हमें चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अभी जो है समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी साइड कर दे रहा हूं। और आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ सकता हूं, चाहे तो आप लोग उस पर विचार करें। कि आखिर सालों बाद अगर आपको कोई निर्णय या सूचना सूचना आयोग से मिल भी जाए, तो वो आपके किस काम का है। अगर सूचना आयोग ही मनमानापन करे, तो आप उसके लिए कहां तक लड़ने जाएंगे। क्या सूचना आयोग कोई नियम, प्रावधान या कानून बना सकता है। क्यों धारा 19(6) में सूचना आयोग के निर्णय को बाध्यकारी बताया गया। हर कानून में तो ऐसा नहीं बताया जाता, यहाँ पर बाध्यकारी बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी साइटेशन किसके माने जाते हैं, कोर्ट्स के। लेकिन सीआईसी के साइटेशंस को तवज्जो नहीं मिलती है, निर्णयों को तवज्जो नहीं मिलती है। बाध्यकारी होने का मतलब सिर्फ क्या इतना है कि उसको साइटेशन के बतौर इस्तेमाल किया जाए। बाध्यकारी होने का मतलब क्या ये नहीं है कि जो निर्णय दिए जा रहे हैं उसका क्रियान्वयन भी हो। आखिर सूचना आयोग जो निर्णय देगा उसको वो क्रियान्वित कैसे कराएगा, इस पर क्यों बातें नहीं होती हैं। क्यों जो है भले पेनल्टी लगा दी जाती है और उसके रिव्यू पिटिशंस को बदलते हुए उन पेनल्टीज को कम कर दिया जाता है। क्यों सूचना आयोग जो पेनल्टीज फाइनली इम्पोज किया हुआ है उसका भी कलेक्शन हो, इस पर कोई गंभीरता नहीं लेता है। क्यों सूचना आयोग क्षतिपूर्ति दिलाने में प्रयत्न नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। क्यों सूचना आयोग जो है अपना फायदा खराब निर्णय देने में मान रहा है, ना कि बशर्ते कानूनन निर्णय दिए जा रहे हैं। किस तरीके से मनमाने निर्णय जो ये दिए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं। किस तरीके से हम सूचना आयुक्तों को लोक सेवा कानून के दायरों में लेके आए कि उनको इस बात का डर हो कि जब वो सूचना आयुक्त से रिटायर भी हो जाए तो भी वो अपने दिए हुए सदोष निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सके और उन पर कार्यवाही हो सके। तो ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसको चर्चा पे लाना चाहिए।
अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सूचना के अधिकार कानून को कमजोर कर रहे हैं। पर मैं एक सलाह और देता हूं कि आप लोग सूचना आयोग तक मत जाएं। आपको अगर जन सूचना अधिकारी ने कोई जवाब ऐसा दिया है जिसमें आपको सूचना नहीं देने के पीछे उसने कोई लॉजिकल रीजन दिया है, तो आप अपने आवेदन को संशोधन करके फिर से नया आवेदन लगा दें। इस बात को हठधर्मी ना बने कि भाई ठीक है, उसमें आपसे कोई भूल हो रही है लेकिन एक्ट में वो चीज प्रावधानित भी है। तो आप हठधर्मिता के कारण से अपील और शिकायत के प्रोसीजर में दौड़ा-भागी करना चालू कर दें। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई चीज हठधर्मिता का विषय नहीं है, साधारण संशोधन का विषय है, तो उसे बड़ा बन जाने दीजिए और हम उसके अपेक्षाओं के अनुसार अपने आवेदन को संशोधन करके पुनः आवेदन कर दें, क्योंकि वो 1 बार, 2 बार किसी रीज़न से आपके सूचना को देने से मना कर पाएगा। फाइनली वो तीसरे बार तक में वो इतनी भूल कर लेगा कि आपका सूचना आयोग पहुँचने पर आपके पास बहुत सारे रीज़नेबल ग्राउंड्स होंगे। तो थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ कि आप सालों अपना समय बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम सूचना के लिए कर लें, वापस आवेदन कर लें। दूसरी बात, ये निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने के रवैयों से बाहर आएँ, क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारे बीच में जो ज़हर आ जाता है, वो आ जाता है हमारे दिमाग की ये मेंटालिटी कि जब हमको ये लगता है कि 30 दिन की समय सीमा में हमको कोई सूचनाएँ नहीं मिली हैं, तो हमारी पहली एक धारणा ये हो जाती है, यार अब तो मैं फ्री में ले सकता हूँ, अब मैं फ्री में लेने की लड़ाई लड़ूँगा। तो ये फ्री में लेने की लड़ाई लड़के हम सालों अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जो कोई लोकहित नहीं है। हम इसी कारण से अपने लोकहित को साबित नहीं कर पाते हैं। इसमें लोकहित नहीं बल्कि आप लोक धन की बर्बादी और लोक क्षति, समय को क्षति पहुँचाने वाले ही स्पष्ट हो रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। लेकिन हम अगर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों में एडजस्ट कर लें और उन चीज़ों को एडजस्ट करके अगर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो उस एडजस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी मानसिकता ही वैसी बना दें। लेकिन कुछ चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे चीज़ों को करेंगे, तो शायद हम इस पर वापस खड़े हो सकें। और इसके साथ में मैं एक फाइनली जो है, एक जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, उस पर जाता हूँ। उस पर जो कंटेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉम्बे में ना एक 150वें स्थापना वर्ष का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप वो कर रहे हैं जो अन्यथा भगवान कर न्याय करने का काम, ठीक है? भगवान आपको कुछ भी बना सकता था, आपको चर्मकार मतलब मोची, चोर, पुलिस वाला, टीचर या कुछ भी बना सकता था, परंतु भगवान ने आप पर विश्वास रखा और आपको वह काम दिया जो लोग दूसरे टाल देते हैं। क्या चीज़ टाल देते हैं? निर्णय करना। सिर्फ आप निर्णय मत दीजिए, न्याय करिए। अगर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो कृपया न्यायाधीश मत रहिए। बिना सत्य, निष्ठा, बौद्धिक ईमानदारी, निष्पक्षता और लगन के न्यायिक स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है। अगर इस टिप्पणी को हम ध्यान रखें, सभी न्यायाधीश, सभी आयोग के आयुक्त, तो वो समझ जाएँगे वो कितनी बड़ी भूमिका में है। और शैलेश गांधी जी ने पहले भी बता चुका है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग या सूचना आयोग होते हैं, राज्य सूचना आयोग, इनके निर्णयों की अपील नहीं की जाती है। ये हमें सेक्शन 22 भी बताता है, इनकी अपीलें नहीं होती हैं। फिर भी अपीलों की प्रक्रिया चल रही है। एक लोक सेवक जो है आयोगों के निर्णयों के खिलाफ जा रहे हैं और उसको कोर्ट जो है एंटरटेन कर रही है। जबकि रिट की भी वह धारणा नहीं है। रिट की धारणा होती है उनके राइट्स का अगर कोई हनन हो रहा हो, जो संविधान में मिला हो, किसी के भी संविधान में अगर मिले हुए अधिकारों का हनन हो रहा है, कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, तब वह अगर जाते हैं तो वो रिट प्रक्रिया का उद्देश्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को भी हमको समझने की ज़रूरत है
और आखिरी में जो एक लाइन पे इसको खत्म किया जा सकता है, वो लाइन इसके लिए यह होगी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि दुनिया को बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है, इसलिए नहीं कि बुरे लोग क्रूरता करते हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। तो धन्यवाद। अपन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।